मैंने जो लेबर वेलफेयर के कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेजेस पे जो सीरीज़ शुरू किया है उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर यहाँ पे आई हूँ जिसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जिससे कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंसेंटिव सिस्टम रिकमेंड टू पीस वेज सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, बी गांट task and bonus plan, C both A and B, and D none of these। इंसेंटिव सिस्टम ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारे तरह तरह के सिस्टम्स हैं। अगर जिन्होंने इसे पूरा अच्छे से समझा है तो इसका आंसर देंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम है, आप न्यू हैं, तो इस पर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ। धीरे धीरे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं जिन्हें आता है। नहीं मालूम है तो जानिए, इंसेंटिव सिस्टम यहाँ पे बात कर रहा है पीस वेज सिस्टम, जिसमें कि पीस के आधार पर वेजेस मिलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम में कितना पीस बनाना है वो फिक्स कर दिया जाता है। जो उस टाइम में उतने पीस या उससे ज़्यादा वर्क कर लेते हैं उनको अलग रेट से वेजेस मिलता है, जो उससे कम रहते हैं उनको अलग रेट से वेजेस मिलता है। इसे ही कहते हैं टू पीस वेज सिस्टम, और इसे दिया था टेलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इन्होंने दो तरह का वेज सिस्टम बताया, एक स्टैंडर्ड जो पूरा कर लेते हैं उससे ज़्यादा वाले, और एक उससे कम, उनको 120% दिया जा रहा है अगर, तो इनको 80%। बस, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, आगे फिर और मैं इस पर डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वेज डिफरेंशियल। ऑप्शंस है ए ऑक्यूपेशनल, बी इंटरफर्म, सी इंटर एरिया एंड इंटरपर्सनल, डी ऑल ऑफ दीज। इसका भी आंसर आप दीजिए। वेज डिफरेंशियल क्या होता है? हम देखते हैं कोई इस कंपनी में काम कर रहा है उसको अलग सैलरी मिल रहा है, कोई किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है उसको अलग सैलरी मिल रहा है। तो ये जो वेज डिफरेंशियल मीन्स वेज में जो डिफरेंस होना, ये किस किस चीज़ पे आधारित होता है? इसको बहुत सारी चीज़ इफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया ऑक्यूपेशनल, जॉब के हिसाब से डिफरेंट जॉब का डिफरेंट वेजेस, डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट तरह के जॉब का वो वेज में डिफरेंसेस आ जाता है। फिर इंटरफर्म भी होता है, कंपनी वाइज, कंपनी के हिसाब से भी। फिर इंटर एरिया, इंटरपर्सनल, किसी के अंदर अगर ज़्यादा स्किल है तो उसे कंपनी ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा सैलरी देके हायर कर लेती है, तो इंटरपर्सनल भी होता है, इंटर एरिया। तो यहाँ पर सारा ऑप्शन सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेजेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ए नॉमिनल वेज, बी रियल वेजेस, सी टाइम वेजेस एंड डी ऑल ऑफ दीज। अब वो वेज जिसको कि पैसे में एक्सप्रेस किया जाता है, वो पैसा मिल गया काम, ये वो बताता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बताता, सिर्फ वेजेस है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल वेज, नॉमिनल वेजेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉमिनल वेज। टाइम वेजेस, जब टाइम के हिसाब से कि आपने कितने घंटे काम किए, कितने दिन काम किए, उस हिसाब से सैलरी मिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, टाइम वेजेस। और रियल वेजेस क्या होता है ये समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, रियल वेजेस कोई अभी के सैलरी का नहीं, एक रिलेशन बताता है, प्रपोर्शन। जैसे कि मान लें 5 साल पहले आपको 10,000 मिल रहा था, तो आपके परचेसिंग पावर क्या था, आप उसमें अगर बहुत सारे सामान खरीद सकते थे। अगर आज 5 साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ के 15,000 हो जाती है, बट महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आप उस समय जितना कुछ खरीद सकते थे आज उस सैलरी से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, रियल वेज कम हो रहा है। तो रियल वेज उस प्रपोर्शन को दिखाता है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से
कीमत बढ़ी है, अब आपका परचेसिंग पावर घटा है या बढ़ा है। अगर आपका परचेसिंग पावर, सामान खरीदने का जो कैपेसिटी वो बढ़ गया तो आपका रियल वेज बढ़ा है, अगर घट गया तो आपका रियल वेज बढ़ा है। एक्चुअल जो वेज है, नॉमिनल वेज है, जो आपको मनी मिल रहा है वो तो बढ़ गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू जो भी सामान का दाम बढ़ा उसके हिसाब से बढ़ा है कि नहीं। तो ये रियल वेज ये बताता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे आगे भी मैं इस पर डिस्कस करूंगी। तो रियल वेज वही है, वो दिखाता है कि माइनस में गया कि प्लस में आया कि आपका सेम रहा। वो तुलना करता है आपके परचेसिंग पावर का। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नॉमिनल वेज। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम। अभी इंसेंटिव का, वेजेस देने का बहुत सारा सिस्टम है, तो ये जो है प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम की बात कर रहा है क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन है ए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, बी गांट टास्क एंड बोनस प्लान, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। ये याद रखिए कि प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम में 3 तरह के प्लान आते हैं। ए है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, दूसरा है गांट टास्क एंड बोनस प्लान, तीसरा है मेरिट प्लान। इन तीनों पर, टेलर्स पर तो मैंने कुछ बता दिया है, बाकी पे मैं डिस्कस अपने अगले वीडियोस में करूंगी, आप इसे देखते रहिए। तो आपका सारा इंसेंटिव सिस्टम वो क्लियर हो जाएगा, उसको आप देखते रहिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, तो बार बार देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वीडियोस को सिर्फ देखने से ही। चलिए आइए, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय। अब मैंने बताया था कि वेजेस सेट करने के, वेजेस की कई थ्योरी हैं, जिनमें से एक है सरप्लस वैल्यू थ्योरी। सरप्लस वैल्यू थ्योरी किसने दिया था, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन है ए डेविड रिकार्ड, बी कार्ल मार्क्स, सी एडम स्मिथ एंड जे.एस. मिल, एंड डी नन ऑफ दीज। हमें मालूम है कि डेविड रिकार्डो ने कौन सा थ्योरी दिया था, पहले मैंने डिस्कस किया है, अब जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। एडम स्मिथ एंड जे.एस. मिल ने किसने कौन सा थ्योरी दिया, इस पर भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, उसको भी देखिए। सरप्लस वैल्यू थ्योरी दिया था कार्ल मार्क्स ने। अब सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बताया था कि जो भी प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए रॉ मटेरियल है, उससे जब हम कोई गुड्स का प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है। मान लिया 100 रुपये का सामान है तो 100 रुपये लेबर को दे रहे हैं, ये इमेजिन करना। लेकिन जो कंपनी का मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो क्या करता है, वो अगर 200 रुपये लेबर कॉस्ट और ये लगा के बना रहा है, उसका दाम रख देता है 900, 1000, इस तरह से। तो क्या एक्चुअल जो लेबर जिसने उसे प्रोडक्ट को बनाया उसको बहुत कम अमाउंट मिलता है, और 800 जो बच गया, अगर उसका दाम 1000 रखा, 1000 में बेच रहा है, तो उसके पास सरप्लस कितना बच गया, 800। वो खर्च नहीं होता है, वो अपना बचा लेता है। इस तरह से क्या होता है, जो पूंजीपति है, जो ओनर है, वो और ने अपने पास रिच से रिच होते जाता है। वो जो बनाया, जो जिसने उस पर मेहनत किया, उसको वो नहीं देता है, वो सारा कुछ ज़्यादा पार्ट वो बचा लेता है। तो सरप्लस वैल्यू थ्योरी इसी चीज़ को बताता है कि किस तरह से जो रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट को लगाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उसके दाम को किस तरह से बढ़ा के बेचा जाता है, और उसमें से ज़्यादा पार्ट ओनर अपने पास सरप्लस के रूप में सेव कर लेता है। तो एक कुछ हद तक मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब इसको समझिए, इतना समझिए, सरप्लस वैल्यू मतलब कि जो ज़्यादा अमाउंट वो रख लेता है। अगर सिर्फ कोई एक आदमी ही अपने उस प्रोडक्ट को बना के बेचे तो या तो वो सामान बहुत सस्ता होगा, या जो बनाने वाला है उसे ही बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, लेबर को सिर्फ उतना ही दिया जाता है जिसमें कि वो अपने को ज़िंदा रख सके, अपने काम करने की कैपेसिटी को बना सके। ये एक्सप्रेशन था सरप्लस वैल्यू थ्योरी का। होप कि आज मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, इससे आपका वेज थ्योरी से संबंधित, वेज से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियोस को बार बार देखें।
क्योंकि हर वीडियोस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो इससे लिंक्ड है। आप उसको देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वो याद भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसे याद नहीं होता है, वो अलग अलग देखते हैं, फिर कुछ कहीं डाउट होता है, फिर उसको बैक जाके फिर देखते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं जो पढ़ाऊँ तो वो उसी समय याद हो जाए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सजेशन भी दीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स और वीडियोस को लेके आऊँ, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। और मेरे इस कोर्स को आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस तक ये पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।